नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आज की ये भागदौड़ भरी जिंदगी हर इंसान के लिए तनाव से भरी हुई है। इंसान अपने कल को बेहतर बनाने के लिए आज की संघर्ष में दौड़ में लगा रहता है, लेकिन जब उम्मीदें हाथ से छूटती हैं तो लोग बेचैन हो उठते हैं और इसी उलझन में कुछ गलत कर बैठते हैं। और इसी से नींव पड़ती है अपराध की, जो हमारे अंदर के विकृत विचारों को गलत रास्ते से बाहर लाती है और इंसान हैवान बन जाता है। आज की ये कहानी बहुत अनोखी है और ऐसे कई सवाल खड़े करती है जो हमारे ज़मीर को झकझोरते हैं। बॉडी सगळ्यात अगोदर कोणी बघितली? साहेब मी बघितली. तुम्ही ओळखता याला? कहाँ रहता है ये? हाँ साहब ओळखतो. बीड गावात राहतो. राजाराम नाव आहे साहब त्यांचं. साहब इसको नाग कन्या ने काटा होगा. क्या बोला? नागकन्या? हाँ साहब. नागकन्या का है? साहब देखा तो नहीं मगर सुना था इसका कोई नाग कन्या के साथ चक्कर था साहब. सर ये बात होता है कि इसकी मौत जहर की वजह से हुई है। पूरा बदन नीला पड़ गया और मुंह से झाग भी निकल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जहरीली शराब पी ली होगी इसने, या शराब की ओवरडोज से मौत हुई होगी। तो समझ में नहीं आ रहा, शायद इसने आत्महत्या कर ली होगी। पर आत्महत्या करने को इतनी दूर क्यों आएगा? तो सहरा ये किसी की शादी में जा रहा था या शादी से आ रहा था या इसकी खुद की शादी थी? रही बात जहर की, जहर इसने पिया है या इसे पिलाया गया है? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसे किसी सांप, बिच्छू या जहरीले जानवर ने डस लिया हो। और सर ये नाग कन्या का क्या चक्कर? कुछ नहीं, गांव वालों की अंधविश्वासी बातें हैं, उसका पता तो हम लगा ही लेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाकी सारी बातें भी क्लियर हो ही जाएगी। रही बात जहरीली शराब की, आसपास के इलाके में चेक करो कि कोई केस दर्ज हुआ है कि नहीं, क्योंकि जहरीली शराब का कोई एक विक्टिम नहीं होता, काफी लोग उसके घेरे में आते हैं। आसपास के दवाखाने में चेक करो। साहेब इकडे बघा. साहेब ये राजाराम की गाड़ी लगती है. राजाराम शिंदे, बिड़गांव। बड़ी अजीब बदबू आ रही है। सर शराब का शौकीन लगता है ये। जी सर। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, हम लोग राजाराम शिंदे के घर पे जाते हैं। जी सर। वो दो रहस्यमय लड़कियां कौन थी, वो क्यों भाग रही थी, और साथ बैठी लड़की ने ऐसा क्या देख लिया था कि वो अपने होश ही खो बैठी। जैसे जैसे तहकीकात की परतें खुलेंगी और ये कहानी आगे बढ़ेगी, ऐसे कई वाकयात सामने आएंगे जो आपकी रूह को थर्रा देंगे, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। राजाराम शिंदे इथेच राहतो का? हो साहेब. काय झालं? भाई चुप हो जा भाईनी, संभाल अपने आप को. मला माहित होतं एक दिन ये होणार. मैंने कितना मना किया लेकिन वो नहीं माने.
उस नाक कन्या के जहर ने मुझे मार डाला। अब वो हम सबको अपने निशाना बनाएगी। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं मेरे बच्चे को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। तुम लोग भी चले जाओ, नहीं तो वो तुम सबको मार डालेगी। भाई ने संभाला। ये नाग कन्या का क्या चक्कर है? साहब राजा दादा तो एकदम धार्मिक आदमी था साहब, रोज पूजा पाठ करता था। उसको किसी ने बताया था कि उसके हाथ में धन लाभ है, कोशिश करते रहो, जीवन में आगे बढ़ोगे। नाग कन्या से मिलने के बाद उसका नसीब एकदम बदल गया साहब। 1 साल पहले मामूली सुपरवाइजर का काम करता था साहब, कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसका झगड़ा हो गया और उसने खुद का धंधा शुरू कर दिया साहब। बोलता था एक बार 100% नाग कन्या वश में आ जाएगी तो घर में पैसे रखने की जगह नहीं होगी साहब। ये नाग कन्या मिली कहाँ उसे? वो तो पता नहीं साहब। तुम्हारा भाई शादी के कपड़ों में था, क्यों? साहब वैसे तो सब राज में रखता था, लेकिन काली नीली होकर मरेगी तू। नाग कन्या मेरे वश में होने वाली है, तुम देख लेना, सब लोग देख लेना। एक बार मेरी उससे शादी हो जाए ना, कैसे चुटकियों में बदलती अपनी किस्मत। अरे और तेरे को क्या लगता है वो तेरी सौतन बन के इस घर में रहेगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, हे सगळं अत्याचार बंद करा। अगं हे मी आपल्या संसारासाठी करतोय, अपने संसार के लिए, तेरे लिए कर रहा हूँ। तेरी भलाई इसमें, मेरी भलाई है, अरे हम सबकी भलाई है इसमें। साहब दादा नाग कन्या के साथ लग्न करना होता साहब, पर सच क्या झूठ क्या वो मुझे नहीं पता। हाँ साहब, वो हेमंत गडकरी के पास सुपरवाइजर का काम करता था साहब। गांव में स्कूल, अस्पताल, सड़क, उनके लिए वो मजदूर भेजता था साहब। दादा को अचानक एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और उसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया साहब। ए राजा, मेरे जूते में पैर डाल के मेरे को गिराना चाहता है क्या? ए हेमंत, हवा बदलती है, तू भी तात्या पाटिल के यहाँ पर नौकर था। जास्त बोलू नकोस, ये तो खाल खींच के भूसा भर दूंगा, समझा क्या? तेरे को जो करना है वो कर, तेरा टाइम खत्म, मेरा चालू। निकल उसको, बाहर निकल। उनका ये झगड़ा बहुत बढ़ गया साहब। कल रात तो उनकी मांडोली की मीटिंग भी होने वाली थी साहब। मुझे लगता है कि हेमंत ही राजा दादा को मारा होगा। मौका वारदात से राजाराम का मोबाइल वगैरह कुछ नहीं मिला, घर पे छोड़ गया था? नहीं साहब। नंबर दो जरा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ। स्विच ऑफ आ रहा सर। ठीक है, और कोई जानकारी मिलती है तो सबसे पहले तुम हमें इन्फॉर्म करोगे और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को लेकर जाना। राजाराम के कॉल रिकॉर्ड्स निकाल और ये हेमंत गडकरी, उसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। और ये नाग कन्या क्या है उसके बारे में पता करो। यस सर। अरे काय झाला? कहाँ की रहने वाली है? अरे क्या हुआ? जमीन सर, हेमंत पिछले 2 दिन से घर नहीं लौटा, उसकी बीवी से बात हुई है मेरी। ठीक है। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर हेमंत कहाँ है? साहब कल से तो वो साइड पे भी नहीं आए। राजाराम आया था? हाँ साहब, 2 दिन पहले शाम को आया था, फिर दोनों मिलकर अप्सरा पार चले गए थे। सर, हेमंत और राजाराम ने गांव के शराब के ठेके पर ही मीटिंग की थी, दोनों में बहस भी हुई थी सर। अरे ये हेमन्या, तू ज्यादा हाथ पैर चलाना बंद कर। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। पावर आ गया अपने पास, और तू तो साला पहले से ही मेरे दिमाग में जाता था। तू तेरा देख, मैं मेरा देखता हूँ। इस हेमंत का फोन सर्विलेंस पे डाल दो, जिस दिन हेमंत हाथ में आ जाएगा ना, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके सर। नाग कन्या। नाग कन्या? दर्शन करने? 1 मिनट, दिखा दिखा। सिर्फ दूसरा भी की बात है, सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। चल लेके चल। 1 मिनट, पहले पैसे दो। अरे राजू, पैसे देना।
हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। राजाराम की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। जहर से हुई उसकी मौत और एक नाग कन्या के साथ उसके ताल्लुकात की बातें अलग अलग रूप में सामने आ रही थी। वो संदेश पर लड़कियां कौन थी, क्या चाहती थी वो, लोग ऐसा क्या देख रहे थे कि अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। वो दूसरी लड़की कौन थी, क्या उसने भी जो देखा था वो इतना भयानक था कि उसके होश उड़ गए थे। पुलिस इस मामले की जड़ तक जाने के लिए हर पहलू को बारीकी से तलाश रही थी। क्यों मारा राजाराम को? मैंने नहीं मारा, मैं कुछ नहीं किया, खत्म हो गया। नहीं मारा तो भागे क्यों? मेरे मुकदम ने बताया कि राजाराम के मर्डर केस में आप लोग मेरे को ढूंढ रहे हो, लेकिन साहब मैंने उसे नहीं मारा, मेरा उसका कोई लफड़ा नहीं था। हाँ लफड़ा नहीं था, लफड़े से कुछ ज्यादा ही था। ये आप क्या बोल रहे साहब? मैं बताता हूँ, तेरा धंधा उसे नहीं छीना था, तेरे वर्कर उसके साथ काम करते थे। तेरे यहाँ काम करने वाला एक मामूली कॉन्ट्रैक्टर तेरे बराबरी का हो गया था। एक नहीं कई वजह थी। मैं उसे मारना चाहता था लेकिन मार नहीं सकता था क्योंकि मुझे उससे बहुत डर लगता था। डर? कैसा डर? साहब वो बहुत अजीब आदमी था, पागल, जादू टोना और वशीकरण में एक नंबर। एक दिन मी सगळीकडे जातो, खूप उपाय करतो, एक भी जगह छोड़ता नहीं हूं मैं। ये शनि ऐसा नहीं निकलता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समझे? बकवास बंद कर। क्या चल रहा है इकडे? चला कामाला लगा, जाओ काम पे जाओ। हमारे बीच पैसे को लेकर झगड़ा हुआ, फिर वो अचानक गायब हो गया। फिर एक दिन अचानक दिन रात मजदूर काम पर लगाओ और काम पूरा करो, पार्टी से पैसा लेने का। हेमंत, पैसे अब तुझे नहीं मुझे लेने हैं। इसका पुराना बोर्ड हटा, मेरा नया बोर्ड लगा, राजाराम कॉन्ट्रैक्टर्स। हेमंत, ये काम अब मेरा है। दिन में चढ़ा के आया क्या? चल निकल यहाँ से। चले, बाप की आवाज सुन। आता राजाराम करणार माझा काम, तो साइड खाली कर। जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। ये हेमने देखा ना कन्या का चमत्कार, उसने मेरे अंदर की सफलता को तिच्या विषाने काढून टाकला है। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तभी उसे मारना चाहता था लेकिन मार नहीं सका क्योंकि उसके वश में नाग कन्या थी। सच बता, उसके शराब में जहर तूने मिलाया था? नहीं साहब, ना मैंने उसे मारा है और ना ही उसे मरवाया। ये काम नाग कन्या का लगता है साहब। जमील, इस नाग कन्या का जिक्र बार बार हो रहा है, पता करो कि नाग कन्या कौन है और रहती कहां है। सर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के मुताबिक राजाराम की मौत जहर से हुई थी, लेकिन शरीर पे डसने का कोई निशान नहीं है। 2 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी सर। तुम्हें से भी कुछ खास इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। इसका मतलब बाहर से निकलने के बाद राजाराम किसी और से नहीं मिला था। उसकी गाड़ी भी तो रास्ते में मिली थी हमें। मतलब फिर से किसी के साथ मिलकर शराब पी होगी। लेकिन कौन हो सकता है सर? तो जो कोई भी होगा जान पहचान वाला ही होगा, क्योंकि जबरदस्ती कोई मुंह में जहर कैसे डाल सकता है। ठीक है। यस सर। सर राजाराम के कॉल डिटेल्स के मुताबिक राजाराम और वैष्णवी में काफी बातें हुई है और खबरों से यह भी पता चला है कि राजाराम और वैष्णवी के बीच कोई चक्कर चल रहा था। तलाशी लो घर की। यस सर। हाँ साला साहेब। सर रवि के कमरे से कीमती सामान और गिफ्ट मिला है। राजाराम के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? धीर होते माझे जेठ थे। काफी अच्छा रिश्ता था भाभी और जेठ के बीच।
तुम्हारे कमरे से जो चीजें हमें मिली है उसकी रसीद हमें राजाराम के वॉलेट में मिली है। साड़ी, चप्पल, गहने, मेकअप का सामान, ये सब कुछ तुम्हें राजाराम लाके देता था, तुम्हारा पति ने। क्यों? राजाराम और तुम्हारे बीच लंबी बातें हुआ करती थी। देखो वैष्णवी, सब कुछ तो हमें पता है, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं और करती भी क्या? मेरा पति एकदम निकम्मा है और शराबी भी। मेरा जेठी मेरे ख्याल रखते थे और मैं उनका। साहब देखते देखते उनका धंधा चल पड़ा था और पैसे भी आने लगे थे। नाग कन्या के मालिक थे वो। अगर साहब मैं उन्हें मना करती तो मैं जहर से मर जाती। तुमने देखा है नाग कन्या को? नहीं साहब, सिर्फ सुना है। जो नाग कन्या का सहारा लेकर लोगों को डराता था, आज उसकी मौत हो गई है। ये ऐसा तो नहीं कि तुमने अपना बदला ले लिया हो या फिर तुम्हारे पति ने उसको मारा हो? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और साहब मेरे पति भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम दोनों तो हमारी जेद पर ही निर्भर थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए मार दिया उसे? मैं खुद अपना सिंदूर क्यों मिटाऊंगी? हाँ, मैं नाग कन्या से परेशान थी, पर मुझे ये बात पता नहीं थी कि मेरे अपने ही लोग मुझे डस लेंगे। सब मुझे पता था। मेरा दादा और मेरे बीवी का कब पता चला? से दूर रह, पहले बोलता हूँ, पर जहां से मार दूंगा। नाटक मत कर। साले मेरे टुकड़ों पर पहुंचता है और मुझी पर घूर रहा था तू। दिमाग खराब हो गया ना तो जहर दे दूंगा तुम दोनों को। हे बग, देख, नाग कन्या अब मेरे वश में है। सोती है मेरे साथ। मेरे एक इशारे पर डस लेगी तुम दोनों को। चल निकल, निकल। सब कुछ मेरे आंखों के सामने चलता था साहब, लेकिन फिर भी अपन चुप बैठा था या अपने भाई को खामोश कर दिया था? आयशा साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर, इस रवि के पास मोटिव तो है, लेकिन रवि पर नजर रखो और इस घर पे भी 24 घंटे नजर रखना। अब तक की तहकीकात में इस नाग कन्या का जिक्र बार बार हो रहा है। इसका कोई नाग कन्या के साथ चक्कर था साहब। ये काम नाग कन्या का लगता है साहब। इस नाग कन्या के जहर ने मुझे मार डाला। हो ना हो, इस नाग कन्या के राज में ही सारा सच छुपा हुआ है। एक काम करो, खबरों को काम पर लगा दो और खोद कर निकालो इस नाग कन्या को। यस सर। पुलिस ने नाग कन्या के रहस्य से पर्दा हटाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया और आखिरकार उनकी खोज रंग लाई और इस केस को बेटगांव की तरफ मोड़ दिया। साहब, योगेश मोरे करके है कि बेटगांव में, मैंने सुना है उसके बारे में कि नाग कन्या उसके पास है। खुश रहा। चला नंतर करतो सगळं। नमस्कार साहब। खुश रहा। बहुत दिक्कत है, सर्वदोष की पूजा करवानी। अभी ये नहीं करवा सकते। क्यों नहीं हो सकता? मैं पैसे लेकर आया हूँ आपके। बहुत जरूरी है, बहुत परेशानी है। नहीं हो सकता अभी। मंत्री किधर है? कैसे ढूंढे उसे? यहाँ लोग घर आके वापस जा रहे हैं। हेलो साहब, एक जनार्दन नाम के आदमी के पास नाग कन्या की इंफॉर्मेशन मिली है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उससे ये बात तो पक्की है कि इसका नाम योगेश मोरे है, उर्फ योगेश भगत। दूर दूर से लोग इससे मिलने आते हैं। 2 बेटियां हैं इसकी। नमस्कार सर। योगेश मोरे? हो सर। हमें तुम्हारी बेटियों से बात करनी है, बुलाओ। वो नहीं है सर, अष्टविनायक दर्शन के लिए गई हुई। ये नाग कन्या का क्या चक्कर है? साहब, हमारी बेटी तेजू भगवान का वरदान है, लोगों के उद्धार के लिए जन्म लिया है सब उसने। और ये जनार्दन का क्या किस्सा है? सब उस रात को योगेश, वो तो क्या तेरा
मेरे बाप दादाओं ने ना सीताबाई की जमीन की देख रेख की है, और तू साले पिछले 10 साल से कुंडली जमा कर यहाँ फार्म हाउस पे बैठा हुआ है। चल निकल दे ये जनार्दन, ये बगे है अपनी मर्जी से नहीं आया इधर रहने को। हमारी मालकिन सीताबाई ने हमको इधर रखा है देख रेख करने के लिए। तेरे को निकाल के यहाँ से फेंका ना, उसका जिम्मेदार भी तू है। अच्छा, वो रिश्तेदार मेरी और रात तू करेगा, या तो आज मैं जिंदा रहेगा या तो तू। रुको, हमको खुशी थी साहब कि ईश्वर ने जन उद्धार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी। हमें लगा है भगवान का चमत्कार है जो नाग कन्या के रूप में हमारे घर में जन्म। जिन लोगों को नाग का श्राप होता है उनका उद्धार करने के लिए साहब जया बच्चियों से बहुत प्यार करती है, शायद याद आ रही होगी इसके लिए। फिर क्या साहब, लोगों में बात फैल गई और यहाँ मेला लगने लगा सर। योगेश दादा, बस एक बार नाग कन्या के दर्शन करवा दीजिए। नहीं, जाइए, चले जाइए आप लोग यहाँ से। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपकी, चले जाइए। साहब हमने घर और जगह छोड़ने का फैसला कर लिया सर। हमने इसे ईश्वर की इच्छा मानी। हमें लगा कि हमारे भाग्य के खुलने का समय आ गया। 4 दिन पहले ये यहाँ आया था। ये राजाराम शिंदे आता था ना यहाँ? सिर्फ यही क्यों साहब, नाग कन्या का आशीर्वाद लेने तो लोग दूर दूर से आते। लेकिन इसका मर्डर हुआ है। 4 दिन पहले यहाँ आया था या नहीं? नहीं। तुम्हारी बेटियों का मोबाइल नंबर दो। शांति से दर्शन कर सके इसके लिए मोबाइल लेके नहीं गए सर। बेटी की फोटो लेकर आओ। सर ये मेरी छोटी बेटी रेखा, तेजू तो अपना फोटो कभी निकलवाती ही नहीं सर। जमील, स्केच आर्टिस्टला बोलून घे आणि मुलीचं स्केच काढून घे। ऐसे क्या कर रहे थे साहब, आ जाएंगे 2-4 दिन में। एक मर्डर केस में तुम्हारी लड़कियां अहम खड़ी है। तुम यहाँ बैठ के इंतजार करो, ढूंढने का काम हम पर छोड़ दो। ये योगेश धार्मिक बनने के आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमा रहा है। सब बाप कहता है बेटियां दर्शन के लिए गई है, लेकिन बेटियां तो खुद लोगों के खून के आरोप में आरोपित है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि राजाराम को किसने मारा और इसकी बेटियां कहाँ है। इस योगेश पे नजर रखो। ये तेजू सा स्केच है। ये क्या है? इस स्केच को हम कैसे सर्कुलेट करवाएंगे? लोगों के मन में डर फैल जाएगा। इस स्केच को सिर्फ हमारी टीम और खबरों में सर्कुलेट करो। टीम से कहना गांव में जाके पर्सनली लोगों से बात करें। हो सकता है कि किसी ने देखा हो, कुछ सुना हो। ओके सर। हेलो, ओके सर। मंदिर के पीछे जंगल में एक लाश मिली है। सर ये तो सांप की खाल है। इसके बाप योगेश ने तो कहा था कि ये लोग अष्टविनायक हैं। या किसी और ने इसे मार के नाग कन्या के चक्कर में तेजू को उठा ले गया हो सकता है। राजाराम और रेखा दोनों की मौत जहर की वजह से हुई है। इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो। ओके सर। हेलो, ओके सर। राजाराम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उसकी मौत मेथनॉल नाम के एक जहर से हुई है। इसका मतलब राजाराम की मौत को किसी ने प्लान करके अंजाम दिया है। और किसने? अब तक जो 7 दिखाई दे रहे थे, एक दूसरे का सहारा बने हुए थे, उनमें से एक की मौत हो गई थी। तो क्या ये नाग कन्या यानी कि तेजू ने ही अपनी बहन रेखा को मारा था? लेकिन क्यों? और क्या राजाराम की मौत की जिम्मेदार भी तेजू ही थी? जैसे जैसे इस नाग कन्या के जीवन की बातें सामने आ रही थी, वैसे वैसे पेचीदगियां बढ़ती जा रही थी। योगेश ने जो बताया था, क्या वो पूरा सच था? अब सवाल यह था कि तेजू कहां थी? उसके नाग कन्या कहे जाने या माने जाने के पीछे कौन से राज दफन थे? आपने तो कहा था कि आपकी बेटी अष्टविनायक के लिए गई है, लेकिन वो तो किसने मारा होगा उसे? नाग कन्या सबके साथ में लगी थी सर। बस करो योगेश, इस भ्रम से बाहर निकलो और आप तो सच बोलो। तुम्हारी दोनों बेटियां घर से निकली थी जरूर, लेकिन अष्टविनायक के लिए नहीं। वो घर से भाग गई थी। कैसे भागी थी और क्यों भागी थी, ये तुमने हमें बताया नहीं। तुम्हारे घर पर आने वाले राजाराम की मौत हो गई, तुम्हारी बेटी मर गई, अभी भी तुम नाग कन्या का इरादा अलाप रहे हो। साहब
आपने देखा नहीं तो विश्वास भी नहीं करो। मैं पागल नहीं हूं साहब, जो ये कह रहा हूं। हमारे घर के बाहर इतने सारे लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं उसका एक दर्शन पाने के लिए। वो भी पागल नहीं है साहब। साहब वो नाराज है, उसे ढूंढो साहब। इसके पहले कि किसी और की मौत हो जाए उसे ढूंढो साहब। ठीक है, जाइए आप। चल 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 चल। पहले राजाराम की मौत हुई, उसके दुश्मन थे, वो नशे में था, उसे जहर देना आसान था। लेकिन ये रेखा, वो तो अपने बहन के साथ गई, उसका कौन दुश्मन था और उसे कौन जहर दे सकता है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नाक कन्या का सच इन लोगों को पता चल गया हो और इसीलिए किसी ने इन दोनों को रास्तों से हटा दिया हो? वो जो कुछ भी है, इस तेजू का मिलना बहुत जरूरी है। जमील कुछ भी करो, इस तेजू को ढूंढ के निकालो। जैसे ये तेजू हमारे हाथ लग जाएगी ना, इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके सर। चल बोल। साहब एक आदमी है शिखर टकले, उसने ब्रेक रहे शांत करने के लिए नाग कन्या शादी की है। कहाँ मिलेगा शिखर टकले? गोगली गांव में मिलेगा साहब। राजाराम सिंह नाम के आदमी को जानते हो? हमने तो सुना है तुम्हारी शादी नाग कन्या से हुई। ये कहानी क्या है, जरा पूरी सुना दो। अपने ग्रह नक्षत्र ठीक करने के लिए साहब मैं तुम्हें सर्पदोष की पूजा करानी है। ये बगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप? बरा, मग इंतजार करो, नाग कन्या को तुम्हारे लिए तैयार करता हूं। जी बाबा। ये अरे घबराओ नहीं, चमत्कार होगा चमत्कार। हार पहनाओ बेटा, हार पहनाओ। ये लो, इसे पीछा पीछा पीछा। बेटा अब तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर, सर्प श्राप से हमेशा के लिए मुक्ति, सदा खुश रहो। चलो। जब दोबारा लाइट आई तो मैंने देखा वो नाग कन्या एक सुंदर लड़की बन गई। और तुम्हारे ग्रह नक्षत्र वो ठीक हो गए? शादी के बाद उस लड़की का क्या किया? अरे साहब वो तो एक रात की शादी होती है। क्या एक रात की शादी? ये लड़की थी? हाँ सर, ये वो लड़की, नाग कन्या का रूप। जमील, वक्त आ गया योगेश की खाल उधेड़ने का। आप लोग हटिए जरा। कैसे हुआ ये? नाग कन्या ने मार दिया साहब। अभी भी यकीन के साथ कैसे कह सकती है? मैंने देखा। जमील सर, एम्बुलेंस बुला और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। ये केस तुलसता ही जा रहा है। राजाराम शिंदे के कातिल का कोई सुराग अभी तक हमें मिला नहीं। पहले रेखा मारी गई और अब योगेश। तीनों की मौत की वजह एक ही है, जहर। कोई तो है जो ये खेल खेल रहा है। कौन हो तुम? कहां से आई हो और क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो आदमी कौन था जिसे तुमने मारा? तुमने देखा है नाग कन्या को? सर, ये कपूरी गांव की रहने वाली है। वहां के पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। ये अपने प्यार और शादी को लेकर पहले से तनाव में थी, फिर ये सब कुछ देख के ये ट्रॉमा में आ गई है। पुलिस स्टेशन और इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो
फिलहाल इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसे हॉस्पिटल में एडमिट करो। जमील, इस नाग कन्या को बिल से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। एक के बाद एक होती रहस्यमय मौतों ने इस केस को और पेचीदा बना दिया था। इस नाग कन्या के संदेशपद किरदार को बेनकाब करने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। योगेश और रेखा मौर्य की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यह कैसे हो सकता है? एक ही किस्म के जहर से 3 लोगों की मौत, पहले राजाराम, फिर रेखा और योगेश, और इनकी डेड बॉडीज हमें अलग अलग जगह पर मिलती है। कौन हो सकता है इन सबके पीछे? तेजू? अगर इन सबके पीछे तेजू है तो उसका अगला शिकार कौन होगा? शेखर। इस योगेश के घर पे नजर रखो, अगर तेजू वापस आएगी तो वहीं पर आएगी। ओके सर। सर, योगेश के घर से कांस्टेबल पाटिल का फोन आया था। हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा। शायद हमारे सारे सवालों के जवाब हमें वही मिलेंगे। ये देखिए सर, खुदो यहां पर। 1 मिनट रुक रुक, वहां से पत्ते हटा, आराम से। जय, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो मुंह खुलवाना हमें आता है। बता दो ये क्या चल रहा है? मेरी बेटी तेजू बीमार थी, चमड़ी का रोग था उसे। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। फिलहाल तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी में हर 6 हफ्ते में उसकी चमड़ी खाल छोड़ेगी, उसके जख्मों से रक्त बहेगा और एक बदबू सी फैलेगी। उसके चेहरे के हाव-भाव, रंग सब बदल जाएंगे। जनार्दन ने इत्तेफाक से तेजू और सांप को एक साथ देख लिया था। देखते ही देखते वो नाग कन्या के रूप में प्रसिद्ध हो गई। हमने सोचा घर चलाने के लिए खर्चा निकल रहा है, लेकिन जैसे ही लोगों की मांग बढ़ने लगी, योगेश ने पैसे भी बढ़ा दिए। योगेश एक नीच आदमी था, वो हमारी बेटियों को वापरता था। तेजू की झूठ मूठ की शादी और रेखा को उन्हीं आदमियों के साथ सोने पे मजबूर करता था। योगेश की इन्हीं गलत हरकतों से तंग होकर मैंने अपनी दोनों बेटियों को घर से भगा दिया। लेकिन एक दिन योगेश ने मेरी उनसे फोन पर बात होते हुए सुन ली और वो मेरे पीछे पीछे आ गया। हो गया मिलन? हाँ? चला चला घरी, चला। नहीं। चले बात तो सुनिए। कम से कम उसकी हालत में तो तरस खाइए। देख रहे हो उसे, मौत से बदतर हो गई उसकी जिंदगी। इससे अच्छा आप उसे जहर दे के मार दीजिए। इसको उसी के वार से मारा। जो गुट्टी वो दूसरों को पिलाता था, वही जहर की गुट्टी मैंने उसे भी पिला दी। राजाराम को किसने मारा? राजाराम तेजू से लगन करके उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। योगेश ने राजाराम को बहुत शराब पिलाई और उसे रास्ते में जहर देकर मार दिया ताकि उसे छुटकारा पा सके। ये जहर वो लाता कहां से? योगेश पहले पेट्रोल पंप पे काम करता था, उसके पास केमिकल मिथानल था। मुझे योगेश को मारने का कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे दुख है कि मेरे बेटे को मेरे इस हाथों से मार डाला। हाय, ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। मैं नहीं जीना चाहती। हाय, मुझे मुक्ति दे दो। हाय।
एक बाप ने अपनी बेटियों का शोषण किया है, रेखा की मजबूरी का शोषण, तेजू की बीमारी का शोषण। तुमने चुप रहकर अपने पति का साथ देकर अपनी बेटियों का शोषण ही किया है। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा पति गलत कर रहा है, उस वक्त अगर तुमने पुलिस की मदद ली होती तो शायद तुम्हारी बेटियां आज जिंदा होती। अंधविश्वास करने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं है। जीवन में जल्दी सफलता पाने के चक्कर में लोग न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। मेहनत, लगन, काबिलियत से ज्यादा उन्हें चमत्कारी चीजों पर भरोसा होता है। और ऐसे ही अंधविश्वासी लोगों का फायदा उठाने वालों की भी इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। ऐसी विचारधारा के लोग न सिर्फ अपना बल्कि समाज का भी नुकसान करते हैं। राजा राम मेहनती आदमी था और अपनी मेहनत से ही उसने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन अपनी कामयाबी का श्रेय वो अंधविश्वास को दे रहा था और इसीलिए योगेश जैसे लोग उसका भरपूर फायदा उठा रहे थे। एरिथ्रोडर्मा की पेशेंट तेजू का दर्द किसी ने नहीं समझा। उसकी लाइलाज बीमारी को एक धंधे की शक्ल दे दी गई, जबकि उसकी खुद की जिंदगी किसी जहर से कम नहीं थी। उसका एकमात्र सहारा बनी उसकी बहन रेखा, लेकिन उसके पिता के लालच ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जया ने जब तक आंखें खोली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेजू जैसे बीमार लोगों को अपनों के सहारे की जरूरत होती है, संरक्षण की जरूरत होती है। जया अब जेल में है और किशोरी के परिवार से भी संपर्क किया गया है और उसका इलाज जारी है। याद रखें, जीवन में आगे बढ़ने की होड़ में अपने आप को इतना कमजोर न बनाएं कि खुद भी गलत रास्ते पर चलें और दूसरों को भी गलत रास्ता दिखाएं। इंसान अपने अच्छे कर्मों से, अपनी मेहनत से ही बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ पा सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। आई, क्या हुआ? शांत एकदम आए, शांत 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 आए। मैं हूं ना यहाँ पर, देख देख। हाँ शांत, एकदम शांत। ओके, हाँ शांत, रुक। पानी पी। फिर से नानी का सपना दिखा ना? मला तर तुझं काही कळतच नाही आई। क्या जरूरत है बाबा का टॉर्चर सहने की? बचपन से देखती आ रही हूँ आई, अब तुझे और थोड़ा थोड़ा मरते नहीं देख सकती मैं। अगर क्या क्या चाहती हो तुम कि एक दिन बाबा आया और तुम्हें ऐसे ही मार दे और मुझे भी तुम्हारी तरह सपने आए? नहीं ना, बस अब तू यहाँ नहीं रुकेगी आई। तू बाबा को छोड़कर चली जाए यहाँ से। चल आई, मैं कह रही हूँ ना, चल मेरे साथ। ताई तो आई को कहाँ लेके जा रही है? प्रथम हट जाए यहाँ से। लेकिन ताई मेरी एक बार मेरी बात सुन। आई नहीं, तू चाहती है ना कि मैं हमेशा खुश रहूं, तो चल मेरे साथ। हाँ लेकिन ताई मेरी बात तो सुन। मैंने कहा ना, बीच में मत पड़। चल आई। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में हर 5 मिनट में एक महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। मारपीट, गाली गलौज ये उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। वो ये सब सहती है। कभी कभी उनका जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन ये हिंसा खत्म नहीं होती। एक बेटी का अपनी मां से ये कहना कि वो घर छोड़कर चली जाए, शायद ये कुछ लोगों को सही ना लगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि औरत को अपने घर की दहलीज पार नहीं करनी चाहिए। आज भले ही पलक ने अपनी मां कविता को इस नर्क भरी जिंदगी से निकालने की कोशिश की थी, पर क्या वो कामयाब हुई? या फिर कविता की जिंदगी का अंजाम भी कहीं उसकी मां की तरह तो नहीं होने वाला था? बैठिए प्लीज। सर मेरी आई नहीं मिल रही है। मैंने उनको फोन भी लगाया, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। उनके जान पहचान वाले या आस पड़ोस में पूछताछ की आपने? सर मैंने सबको फोन लगा लिया, लेकिन बेटा अपने पापा को कुछ तो बोलने दो। ये मेरे पापा नहीं है, मेरे अंकल है। अंकल है? जी। तो आपके पापा इस वक्त कहाँ हैं? सर अपने बाबा के टॉर्चर से ही तो मैं अपनी आई को। टॉर्चर? जी, जरा जरा सी बात पर मेरी आई को वो मारती पीटती, इसलिए 4 दिन पहले मैं आई को घर से ले गई। क्या हुआ तुम्हें? ये अंकल आप आई को कुछ दिनों के लिए अपने साथ घर पे रख लीजिए ना प्लीज। भाई साहब ये पंकज भंडारी कहाँ रहता है? बाबा
लोग तो यहाँ भी आ गए। काय करायचं? कविता, कविता तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। हाँ अंकल, आप एक काम करिए, आप आई को लेकर ना कहीं दूर चले जाइए। काय बोलतेस तू? अंकल प्लीज, आप आई को लेकर कहीं दूर चले जाइए ताकि पापा इनको ढूंढ ना सके। मिठाई, तू मेरी फिक्र मत कर। चलो अब आप जाइए। काळजी घे स्वतःची। चलो अब जल्दी से जाओ प्लीज। पलक तुम अपना ख्याल रखना। हाँ जाओ आई। अरे भाई साहब ये पंकज भंडारी कहाँ रहता है? पंकज भंडारी वो आगे राइट साइड में वो गली में रहता है। पंकज, दरवाजा खोल। देखो उधर देख। लगता है डर के भाग गया। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। चल ढूंढते हैं उसको। पंकज, आप कविता को अपने घर से फिर कहाँ ले गए? सर इगतपुरी, वहां पर मेरे एक दोस्त का फार्म हाउस है। आपके यूं दूसरी औरत के साथ चले जाने से आपकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? सर कविता मेरे लिए दूसरी औरत नहीं है। कविता 20 साल पुरानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसकी शादी हो गई और मैं पूना शिफ्ट हो गया। फिर 6 महीने पहले जॉब के लिए मेरा नासिक में ट्रांसफर हुआ और कविता से मुलाकात हो गई। आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा आपकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम थी या नहीं? सर मेरी वाइफ शोभा कविता को बहुत अच्छी तरह से जानती है। शोभा पूना में बैंक में काम करती है और वहीं पर अपनी आई के साथ रहती है। इनफैक्ट 23 तारीख को शोभा भी इगतपुरी आई थी। कुछ टाइम के लिए हम तीनों ही साथ में थे। कविता बहुत परेशान थी, उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कविता, तुमने कोई गलती नहीं की है। अगर उस वक्त तुम्हें यहां अपने साथ लेकर नहीं आता ना, तो शायद तुम्हारा पति तुम्हें जान से मार देता। तुम ऑकवर्ड फील मत करो। नहीं आहे ना तुझा बरोबर। और फिर मैं कोई अनजान तो हूं नहीं, तुम्हारा कितना पुराना दोस्त हूं मैं। वो सब तो ठीक है पंकज, फिर भी मुझे घर छोड़कर, बच्चों को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। ये सगळं बरोबर नहीं है पंकज। चाहे योगेश मुझे कितना भी मारे पीटे, चाहे मेरी जान भी ले ले, पर मुझे जाना चाहिए। कविता, फिर एक बार सोच लो। देखो पंकज सही बोल रहे हैं, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। सर मैंने और शोभा ने कविता को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो वहां से चली गई। फिर मैं और शोभा भी वहां से पूना आ गए। लेकिन सर 23 तारीख की रात तक कविता को यहां पहुंच जाना चाहिए था। इसका मतलब तुम्हारी आई घर नहीं लौटी? सर वो बाबा के डर से पिछले 4 दिन से मैं अपनी एक दोस्त सोनाली के घर रुकी हुई थी। वहीं सुबह अंकल का फोन आया तो मैं तुरंत घर चली गई। प्रथम, तू यहाँ क्या कर रही है? बाबा ने कहा है तुझे घर पे नहीं आने देना। तुम सबकी बदनामी करने पे तुली देख है। मुझे तुझसे बात नहीं करनी। आई कहाँ है, उन्हें बुला। आई 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 को तो तू लेके गई थी ना अपने साथ। मुझसे क्या पूछ रही है? चल जा यहाँ से। लेकिन प्रथम खोल। आई प्रथम ने ऐसा क्यों कहा पलक से, ये तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ 23 तारीख की रात को 11 बजे के आसपास मेरी कविता से बात हुई थी। हाँ पंकज, मैं घर के बाहर ही खड़ी हूँ। कविता तुम घर जाओ, अपना ख्याल रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना, ठीक है? ठीक है। अगर आपकी बात कविता से हुई थी तो इसका मतलब पलक तुम्हारा भाई प्रथम झूठ बोल रहा है। तुम्हारी आई घर में ही है। जी सर, हो सकता है कि आई घर पर ही हो। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। सर आप प्लीज मेरे साथ चलिए ना, कहीं मेरे पापा ने आई को फिर से मारा। योगेश, हो साहब। तुम्हारी पत्नी कविता कहाँ है? माला माहित नहीं साहब, मर गई वो हम लोगों के लिए। मर गई या मार दिया? क्या आप क्या कह रहे हैं साहब? आपकी बेटी पलक ने कंप्लेंट लिखवाई है कि उसकी मां यानी कि आपकी पत्नी कविता गायब है और उसे शक है कि कविता इस समय आपके घर में ही है। पवार, तलाशी लो। ओके सर। साहब एक शरीफ आदमी के घर में आप ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं? आपकी शराफत के किस्से आपकी बेटी से सुन लिए हमने। अब आप शराफत से खड़े रहिए और हमें अपना काम करने दीजिए।
अंकल आपकी शादी हो चुकी है, आपने ये बात हमसे छुपाई क्यों? तुम्हारी आई से कुछ भी नहीं छुपाया, उन्हें सब पता है। सर, हाँ सर, ये देखिए खून के निशान। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, ब्लड के सैंपल कलेक्ट करो और टेस्ट के लिए भेजो। ओके सर। सर पूरा घर छान मारा, कविता कहीं नहीं मिली। बीवी के साथ मारपीट करके बहुत बड़ा मर्द बनता है अपने आप को। कहां छुपा रखा है कविता को? जिंदा भी है या मार दिया उसको? बोल। नहीं साहब, साहब मुझे विश्वास करा साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा और उसका सिर्फ जैसा मियाँ बीवी का तू मैं होता है साहब, वही हुआ बस। तेरे हिसाब से तो हमारे तेरे बीच में भी तू मैं ही हो रही है। साहब देवा शपथ साहब, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैंने कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया साहब। वो तो एक चरित्रहीन औरत है साहब, और मेरी बेटी को भी साहब उसने मेरे खिलाफ भड़काया। अभी दोनों माँ बेटी मिलकर मेरे को फंसाना चाहते हैं साहब। बाबा सर, इसके साथ तू मैं तब तक जारी रखो जब तक ये सच ना उगल दे। ओके सर। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी? आखिर वो तेरा बाप ही है, इस बात को कैसे झुटला सकती है तू? ये तो मुझे भी जेल भेज देगी। हाँ, वो भी झूठ बोलकर। नाना, बाबा के बारे में मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, और वो तो आपने भी देखा था ना। आपके सामने ही बाबा ने आई को जान से मार डालने की धमकी दी थी, याद नहीं है आपको? अरे क्या गलत करती है आई पंकज अंकल से मिलकर? पुराने दोस्त है वो, अगर उनसे मिलकर अपना दुख दर्द नहीं बांटेगी तो और किससे बांटेगी? रहने देना बेटा, मैं दोबारा उनसे नहीं मिलूंगी। नहीं आई, तुम मिलेगी। उनसे नहीं तो क्या बाबा से अपना दुख दर्द बांटेगी? ये जो हर जरा जरा सी बात पर सीधा गाली गलौज और मारपीट करने लगते हैं। देख पलक, तेरी माँ शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है, ऐसे में किसी पराये मर्द से मिलना ठीक नहीं है। क्यों कह रही है बेटा? तू जानती है कि तेरी नानी गलती से मरी थी। और कितनी गलतियां करोगे आप? अपने आई की भी शादी आपके जैसे इंसान से करवा दी। हाँ, गलती तो हो गई मुझसे। मेरी बदनसीबी देख, मेरी बेटी भी मुझे माफ नहीं कर रही है। नाने की जिंदगी, आई की जिंदगी आपने खराब की, और उसके बावजूद भी आप ये सोच रहे हो कि आई बाबा का टॉर्चर सही और आपको माफ भी करे। उसे कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए तो तुम्हारे घर के पास आ गया हूं रहने के लिए। लेकिन रोक नहीं पाए ना। जैसे एक माँ की ममता अपने बच्चे को हर बुराई हर दुख से बचाना चाहती है, वैसे ही एक बच्चे का प्यार भी अपनी माँ को हर तकलीफ से दूर रखना चाहता है। 19 साल की पलक ने बचपन से लेकर अब तक अपनी माँ को अपने पिता के अत्याचारों को सहते हुए देखा था। बचपन में उसके नन्हे हाथ माँ के जख्मों पर मरहम भी लगाते थे, लेकिन अब पलक अपनी माँ के शरीर पर जख्म और आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी माँ को अपने पिता से उस घर से दूर भेजने की एक कोशिश की, लेकिन कविता अब गायब थी और पलक और पुलिस के शक के दायरे में सिर्फ एक ही शख्स था, कविता का पति योगेश। अक्सर देखा जाता है कि घरेलू हिंसा सहते सहते महिलाएं थक जाती हैं, टूट जाती हैं, उनकी जीने की चाह खत्म हो जाती है। अगर वो जिंदा भी रहती हैं तो जिंदा लाश बनकर। लेकिन यहां कविता के साथ क्या हुआ था? क्या उसकी हत्या की जा चुकी थी? और अगर वो जिंदा भी थी तो किस हाल में थी, कहां थी? सर, कविता और पंकज के फोन रिकॉर्ड्स आ गए। सर, इस फोन रिकॉर्ड के हिसाब से कविता 23 तारीख की रात को अपने घर आई थी, और वहीं उसने अपने घर के आसपास से पंकज को कॉल किया था। उस वक्त पंकज की लास्ट लोकेशन अपने घर पूना में थी। सर, उसने लास्ट कॉल भी पंकज को ही किया था। उसके बाद से फोन 3 घंटे के लिए स्विच ऑफ रहा। और 3 घंटे बाद कहां ऑन हुआ? सर, सबसे पहले सिन्नर, उसके बाद शिरडी, उसके बाद से ही फोन स्विच ऑफ है सर। इगतपुरी से नासिक, नासिक से सिन्नर और फिर शिरडी। ये कविता के फोन रिकॉर्ड्स ने तो मामला सुलझाने की बजाय और उलझा दिया है। सर, कविता के घर पे पाए गए खून की रिपोर्ट आ गई है। ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, और कविता की मेडिकल फाइल से पता चला है कि उसका ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव है। AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो हजारों में से किसी एक का होता है, बहुत ही अनकॉमन है। सर, हमने कविता के फैमिली मेंबर्स का भी ब्लड ग्रुप चेक करवाया था, किसी का भी ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव नहीं है। मतलब साफ है वो ब्लड कविता का ही है। बोलो, सीधी तरह से बोलो। साहब, बार बार मेरे से एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो आप? अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो क्यों नहीं उस सवाल का जवाब दे देता? साहब, मैंने आपसे कितनी बार कहा, मैंने कविता को कुछ नहीं किया साहब। पलक की स्टेटमेंट के मुताबिक योगेश कविता पे अत्याचार किया करता था,
वहीं योगेश का कहना है कि कविता एक कैरेक्टरलेस औरत थी, यानी कि योगेश के पास कविता की हत्या का मोटिव था। सर, पहले 11 बजे कविता घर आई होगी। योगेश ने गुस्से में उसका मर्डर किया, उसका फोन स्विच ऑफ किया, उसके बाद उसकी लाश ठिकाने लगाई और उसका फोन लेके पहले वो सिन्नर गया, उसके बाद शिरडी। सर, ये काम अकेले योगेश का नहीं लगता, इसमें जरूर कोई और शामिल है। और हाँ सर, एक बात और, कविता के पिता विमल, वो भी 3 महीने पहले कविता के पास वाले घर में आके रहने लगे थे। यानी कविता के पति और पिता दोनों ने मिलकर कविता की हत्या की, फिर एक ने कविता की लाश को ठिकाने लगाया और दूसरा उसके फोन को लेकर इधर उधर घूमता रहा। सर, मैं योगेश की बहुत तोड़ाई करी, लेकिन वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है हमें योगेश के ससुर विमल से पूछताछ करनी चाहिए। वैसे भी वो अपनी बीवी के मर्डर केस में सजा काट चुके हैं। आप अपना पुश्तैनी मकान छोड़ के कविता के पड़ोस में किराए के एक छोटे से मकान में शिफ्ट हुए, क्यों? नाना को डर लगने लगा था कि कहीं बाबा भी आई के साथ वही ना करे जो उन्होंने नानी के साथ किया था। सर, मैंने अपनी बीवी को जानबूझकर नहीं मारा था। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उस भूल की सजा कानून मुझे भरपूर दे चुका है। मैं अपनी बेटी से रोज माफी मांगता था, लेकिन वो रोज आई बाबा के हाथ की मार भी खाती थी। कैसे माफ करती वो नाना को? नानी तो मर के नाना के अत्याचारों से मुक्त हो गई थी, लेकिन आई वो तो रोज जुल्म सह रही थी और उनकी शादी भी नाना ने ही करवाई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी भूल सुधारने के लिए आपने अपनी बेटी को इस नरक भरी जिंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए मार दिया हो? नाना जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। 23 तारीख को मैं नाना जी के साथ नाना जी के घर में ही था। आई उस दिन वहां नहीं आई थी। प्रथम, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो इतना याद रखो कि बहुत बड़ी सजा होने वाली है तुम्हें। ये कविता का मोबाइल है ना? हा? तेरे पास क्या कर रहा है? वो नाना, ये मेरे पास कहाँ से है? जा फेंक के इसे अभी के अभी कहीं बाहर। तुझे मालूम है ना पुलिस हम लोग पर चेक कर रही है। हाँ नाना, मैं अभी से फेंक के आता हूं। जा जल्दी जा। कहीं और खून करके लाश को यहाँ ठिकाने लगाया गया और सीमेंट में चुन देने की वजह से चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और लाश का हुलिया आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में भेजो। अगर कहीं मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई होगी तो ही कुछ पता चल सकता है। सर, और ये ड्रम लगता है किसी टेम्पो टाइप गाड़ी में लाया गया है। यस, यू आर राइट। ऐसा करो, आसपास जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं पिछले 5 दिनों की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ओके, और हर माल ढोने वाली गाड़ी से ही पूछताछ करो। सर, पंकज के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से 23 तारीख को कविता, पंकज और पंकज की बीवी, ये तीनों एक साथ थे और 23 की ही रात को पंकज और उसकी बीवी पूना वापस चले गए और कविता नासिक वापस आ गई। सर, पूना पुलिस को 10 दिन पहले यानी 25 तारीख को एक लाश मिली थी 42 से 44 साल की लेडी की, और बॉडी को देख के उसकी शिनाख्त करना मुश्किल है। 25 को ही तो कविता की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। हाँ सर। सर, उन्हें बॉडी पे एक ब्रेसलेट मिला है जिसपे हमारे शहर के SJ ज्वेलरी शॉप का मार्क है और उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है। ये देखिए, ध्यान से देखिए इस ब्रेसलेट को। यस सर, ये डिजाइन मेरी दुकान के हैं सर, लेकिन किसने कब खरीदे ये कहना बहुत मुश्किल है। उस समय हमने करीब 2000 ब्रेसलेट बनाए थे सर। आप हमें सीसीटीवी की फुटेज दे सकते हैं? यस सर, श्योर। ओके सर। ये गाड़ी का नंबर नोट करो, इसका भी नंबर नोट करो। सर, ज्वेलर से सीसीटीवी फुटेज तो मिल गई है। कविता का घर भी यहाँ आसपास ही है। कहीं वो लाश कविता की तो नहीं? चलो। सर, आई के बारे में कुछ पता चला क्या? अभी तक तो कुछ नहीं पलक, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।
हाँ, एक बॉडी जरूर मिली है पुणे पुलिस को, जिसपे से एक ब्रेसलेट मिला है, उस पे नासिक के ही किसी ज्वेलर्स का स्टैंप लगा। आपको हमारे साथ पुणे चलना पड़ेगा उस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये मेरी आई नहीं है सर, ये मेरी आई नहीं हो सकती, ये मेरी आई नहीं है। उमेश सर ये ब्रेसलेट और ये ज्वेलरी हमें बॉडी से मिली थी। आई उठ, आई प्लीज उठना, देख मम्मी, आई। पलक ने लाश को देखकर नहीं बल्कि उसके ब्रेसलेट से उसको आइडेंटिफाई किया है। यह भी तो हो सकता है कि वो लाश कविता की ना होकर के किसी और की हो। एक काम करो पवार, पलक का और बॉडी का डीएनए मैच करवाओ, इससे हमारे पास लीगल एविडेंस भी आ जाएगा और सच का भी पता चल जाएगा। ओके सर। वैसे पोस्टमार्टम में मौत की वजह क्या लिखी हुई है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि कविता के सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। लेकिन हाँ सर, कविता की मौत चोट लगने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि गला दबा के मारा गया उसे। और मौत का टाइम है 24 तारीख को सुबह 7 से 9 के बीच। वो जो ड्रम लेके आया था, कहां से लेकर आया था, इस बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन तलाश जारी है। क्या हुआ ताई? क्या हुआ? ताई बताओ ना क्या हुआ प्लीज। नहीं नहीं, मुझे से नाई को बाहर नहीं लेके जाना चाहिए था। नाई में ले जाती और नहीं ये सब। बॉडी से मिले ब्रेसलेट और बाकी गहनों से अनुमान लगाया जा रहा था कि वो कविता ही थी। और अगर वाकई वो लाश कविता की थी तो फिर कौन था उसका हत्यारा, और उसकी हत्या के पीछे कारण क्या था? पुलिस के लिए सबसे बड़ा सस्पेक्ट योगेश था, लिहाजा योगेश के साथ सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उधर पुणे पुलिस अब भी उस टेम्पो वाले की तलाश कर रही थी जो शायद ड्रम में रखी कविता की लाश को वहां तक लेकर गया होगा। जिस प्लानिंग से इस हत्या को अंजाम दिया गया था, उससे पुलिस को इस बात का तो अंदाजा हो गया था कि इसमें किसी शातिर क्रिमिनल का हाथ है। यह भी हो सकता था कि इसमें शायद एक से ज्यादा लोग शामिल हों। और कौन थे वो लोग? शायद कविता का घर से जाना योगेश को बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, इसलिए जब कविता 23 की रात को घर वापस आई तो दोनों में हो सकता है रात भर झगड़ा हुआ हो और सुबह कविता को मार डाला गया हो। सर हो सकता है योगेश ने गुस्से में आके कविता के साथ मारपीट की होगी और प्रथम ने उसका साथ दिया होगा, या फिर कविता के पिता ने आकर कविता का गला दबा दिया होगा ताकि उसे इस परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, या फिर ये काम तीनों ने मिलकर किया होगा। लेकिन सर जिसने भी ये कांड किया है उसने अपने आप को बचाने के लिए इस लाश को छुपा दिया है। लाश को ड्रम में रख के ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने जरूर किसी माल ढोने वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा। ये योगेश के घर के आसपास जितने टेम्पो वाले हैं सबसे पूछताछ करो। ओके सर। हाँ साहब। हेलो, इस ड्रम को पहचानते हो? इसे पुणे लेके गया था कोई? नहीं साहब, मला माहित नाही काय। इनमें से किसी को पहचानते हो? सुनो भाई साहब, 2 हफ्ते पहले ऐसा कोई ड्रम लेके आया था इधर? हाँ साहब, ये ड्रम तो लोनावाला से एक टेम्पो ड्राइवर लेके आया था। अरे मुन्ना भाई, कैसे हो? हाँ भाई अच्छा हूँ। और अरे कहाँ, रास्ते में क्यों रुके हो? अरे मुंह धोने के लिए रुका था, एक भाड़ा मिला ड्रम, उसको पुणे पहुँचाने जा रहा हूँ। जो ड्रम के साथ इनमें से किसी को देखा था? नहीं साहब, ये नहीं, वो तो मेरा दोस्त था, उसका नाम है मुन्ना, वो अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था।
सर कविता का मोबाइल अभी ऑन हुआ है, उसमें किसी ने दूसरा सिम कार्ड डाला। उस नंबर पे किसी से कांटेक्ट हुआ? सर वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा, लेकिन हमने उसका एड्रेस निकलवा लिया। लेट्स गो। हाँ साहब, वो ड्रम मैं ही अपने टेम्पो में लेकर आया था। साहब एक आदमी हमारे लोनावाला टेम्पो स्टैंड पे आया और कहने लगा कि उसे पूना जाना है और मुंह मांगा भाड़ा भी दिया साहब। कैसा दिखता है, कुछ याद है? नहीं साहब, मुंह पे गमछा लगाया हुआ था और बड़ा सा चश्मा भी पहना था। कैसी शक्ल थी देख नहीं पाया साहब। तुम्हारे पास में कोई आता है और तुम ये जानने की कोशिश भी नहीं करते हो कि वो कौन है, सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब रखते हो? नहीं साहब, पूछा था, कहने लगा माता निकली है इसलिए गमछे से मुंह को ढका हुआ है साहब, और पीछे जाकर ड्रम के पास बैठ गया टेम्पो में। लोनावाला टेम्पो स्टैंड तक वो आदमी ड्रम कैसे लेकर आया? वो नहीं पता साहब। सर ये फोन मैंने चुराया नहीं है साहब, मुझे कचरा के ढेर से मिला। सर जब मैंने मोबाइल ऑन किया तो मुझे ये ठीक ठाक लगा, इसलिए मैंने इसका सिम फेंक कर अपना सिम डालकर इसे इस्तेमाल करने लगा। फोन मिला कहाँ से तुझे? आनंद कॉलोनी के पास। सर आनंद कॉलोनी में तो कविता जी का घर है। कविता के फैमिली वालों को पूछताछ के लिए बुलाओ। यस सर। और इसे गाड़ी में डालो। चल। क्राइम छुपाने के लिए आपने ही अपनी बेटी का फोन कचरे में डाला था ना? नहीं साहब। इसे बचाने की कोशिश कर रही हो, अपने नाना को, पिता को, भाई को या फिर खुद को? मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा, अपनी आई का मोबाइल कचरे में क्यों फेंका? सर अगर मुझे मेरी आई का फोन मिला होता तो मैं आपको लाके देती हूँ उसका पता लगाने के लिए, कचरे के डब्बे में नहीं फेंकती। हाँ सर, वो फोन मैंने ही वहाँ फेंका था, मैंने आई को नहीं मारा है सर। आई का फोन मेरे बैग में कैसे है मुझे सच में नहीं पता। जब आई का फोन तेरे बैग में आया तो तब क्यों नहीं आया हमारे पास? जॉन, इसका तब तक अच्छी तरह से ख्याल रखो जब तक ये सच ना बोले। सर नहीं बात सर मैंने कुछ नहीं कहा सर। सुनो, इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि ये ड्रम यहाँ कौन लेकर आया था? जी साहब, ऐसा ड्रम मैंने कल्याण से उठाया था और लोनावाला छोड़ा था अपनी गाड़ी से। कौन लाया था? नाम नंबर पता कुछ याद है? ये तो नहीं मालूम साहब। कहाँ से पता होगा तुम्हें? चेहरे पे गमछा जो बांध रखा था उसने। अब ये बताओ कल्याण तक ये ड्रम किस गाड़ी में लेकर आया था, ये तो पता होगा? ठीक है जाओ तुम। उमेश, ये खूनी बड़ा ही शातिर है, पहले कहीं से कल्याण, फिर वहां से लोनावला और फिर वहां से पुणे। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि पुलिस इन सबके बीच में भटकती रहे और उस तक पहुंच ही ना पाए। उमेश, अब तक इस ड्रम के हमें सिर्फ 2 लिंक्स मिले हैं। वो टेम्पो वाला मुन्ना पहले इस ड्रम को लोनावला से पूना तक लेके गया, फिर वो दूसरा टेम्पो वाला कल्याण से लोनावला तक लेके गया। अब हमें ये पता लगाना है कि इस ड्रम को कल्याण तक कैसे पहुंचाया है। सर ये भी तो हो सकता है कि ड्रम कल्याण के किसी एरिया से टेम्पो स्टैंड तक लाया गया हो। मतलब मर्डर कल्याण में किया गया होगा और कल्याण में ही बॉडी को ड्रम में डालकर सीमेंट से चुन दिया। एग्जैक्टली सर, पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने अपने चेहरे पे गमछा लपेटा था और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने वाले टेम्पो वालों को उसने एक दूसरे से मिलने नहीं दिया ताकि उसकी पहचान छिपी रहे। कल्याण चलते हैं। उमेश, कल्याण में लोकल पुलिस वालों को फोन करो और हमारी एक्टिविटी के बारे में बताओ। यस सर। सर ये पलक कुछ सर मेरी आई जिंदा है। उस ऑटो का नंबर याद है तुम्हें? नहीं सर। पवार, हो सकता है पलक ने कविता को देखा हो, क्योंकि जो लाश हमें मिली है उसे पहचान पाना मुमकिन ही नहीं है। और इधर योगेश भी अपना गुनाह कोई कबूल नहीं कर रहा। अगर उसने कविता का मर्डर किया होता तो इतनी तोड़ाई होने के बाद सब कुछ उगल चुका होता। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सारा ड्रामा कविता और पंकज ने मिलकर रचा हो। सर कविता अपनी शादी से खुश नहीं थी और ऐसे में उसका पंकज से मिलना, सर बहुत पुरानी दोस्ती है दोनों की, तो हो सकता है कि पंकज ने कविता की मदद की हो उसके गायब होने में और पंकज को पता हो कि इस वक्त कविता कहाँ है। इस पंकज पे 24 घंटे नजर रखो, क्योंकि जो लाश हमें पूना में मिली थी उसकी डीएनए की रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तभी पता चल पाएगा कि ये लाश कविता की है या नहीं।
तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कल्याण टेम्पो स्टैंड तक ये ड्रम कैसे पहुंचा होगा। सिटी के अंदर थोड़ी दूर पर माल ढोने के लिए अक्सर लोग हाथ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कल्याण टेम्पो स्टैंड तक वो ड्रम हाथ गाड़ी से लाया गया। सर, एक औरत आई पंकज से मिलने। चेहरा ठीक से देखा नहीं, लेकिन हुलिया से कविता लग रही है। ओके सर। अरे भाई साहब, इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि कल्याण टेम्पो स्टैंड तक ये ड्रम तुमने छोड़ा था। अरे सुनो। हाँ साहब, इस ड्रम को पहचानते हो? हाँ साहब। सर आइए। तलाशी लो। क्या हुआ सर? क्या हो गया? कविता आपसे मिलने आई और आपने हमें खबर तक नहीं की। कविता नहीं सर, मेरी वाइफ आई है अभी। क्या हुआ सर? आप अपने पति से इसी तरह छुप छुप के मिलने आती हैं, या जब भी आप घर से बाहर जाती हैं इसी तरह मुंह कवर करके जाती हैं? वो मुझे डस्ट से एलर्जी है, इसलिए मैंने मुंह ढक लिया था, और कुछ नहीं। सर, अंदर कोई नहीं। कविता, आपके पति की पुरानी दोस्त, जानती हैं आप उन्हें? सर, कविता के बारे में मुझे सब पता है। इनफैक्ट मैं उससे इगतपुरी में मिली भी हूँ। वो बहुत अच्छी लेडी थी नहीं, शायद वो अब भी जिंदा है। उसकी बेटी पलक ने देखा है उसे। सर, कहाँ है वो? मैं उससे मिल सकता हूँ? जरूर मिल सकते हैं। जैसे ही हम उससे मिल लेते हैं आपको भी मिलवाएंगे। चलो पवार, ये मियाँ बीवी की हिस्ट्री निकालो। सवाल पूछने पर ये लोग जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, लगता है कि दोनों प्रैक्टिस करके बैठे हैं। सर, मुझे तो इस पलक पे भी शक हो रहा है, कहीं अपनी माँ को देखने वाली बात करके या मैं गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रही। पॉसिबल है। ऐसा करो, पलक ने जिस एरिया में अपनी माँ को देखा है, पता करो कहीं उस एरिया में सीसीटीवी है। अगर है तो सबकी फुटेज चेक करो। ओके सर। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। सर, बॉडी को पुनः डंप करने के बाद कहीं वो भाग तो नहीं गया? आस पड़ोस में पूछताछ करते हैं, आखिर पता तो चले कि यह बंगला है किसका। आप इन्हें जानती? इनका नाम कविता है। भाई साहब, इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिल सकती है? यस प्लीज, थैंक यू। पलक, अगर तुम्हारी आई जिंदा है तो वो हम सबसे छिप क्यों रही है? अंकल, मैं भी वही सोच रही हूँ। वो किसी से भी नहीं मिलती, लेकिन मुझसे तो वो मिल सकती थी ना, बात भी कर सकती थी ना। देखो पलक, हो सकता है तुम्हारा ही डर रही हो, उसे ऐसा लगता हो तुम्हारे बाबा उसे जबरदस्ती घर ले जाए। देखो, ये तो अच्छी बात है ना कि वो जिंदा है, और जिस ब्रेसलेट से उस लाश की पहचान कराई गई थी, हो सकता है वो किसी और की हो। पलक, एक ना एक दिवस तुझे आई जरूर भेटना। पहले कविता का गायब होना, फिर एक लाश का मिलना, और फिर उस लाश पर से कविता के ब्रेसलेट की तरह दिखने वाले ब्रेसलेट का मिलना, और अब पलक का अपनी मां कविता को जिंदा देखना। यह केस पुलिस के लिए पहले से भी ज्यादा उलझता जा रहा था, कई सवाल खड़े कर रहा था। अगर कविता जिंदा थी तो फिर वो ऐसे चुप क्यों रही? अपनी बेटी पलक से भी क्यों नहीं मिली? क्या वो ऐसा करके अपने पति योगेश से बदला लेना चाहती थी, या फिर पंकज के साथ हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाना चाहती थी? सवाल कई थे और जवाब सिर्फ कविता दे सकती थी। ये लड़की तो पलक ही है, लेकिन जिसके पीछे ये भाग रही है उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। एक मिनट, जरा इसको जूम करना। पवार, इस ऑटो का नंबर नोट करो, इस ऑटो वाले का पता करो और इससे पूछो कि इसने इस औरत को छोड़ा कहां था। ओके सर। ये बंगला किसका है?
सर कल्पेश भाई के बंगले कभी कभार यहीं पे आते हैं। कभी कभार? अच्छा, वो रहते कहाँ हैं? सर कल्याण में रहते हो। उनका फोन नंबर है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास नंबर है उनका। उमेश, कौन सा घर है? साहब ये घर है, यहीं पे मैडम उतारत मैंने। समझ चला। हेलो सर, सर ये कविता नहीं बल्कि कोई और लेडी है सर। मैंने पता किया, 5-6 दिन से ये घर से बाहर ही नहीं निकली सर। आस पड़ोस में पूछताछ करने से पता चला कि कविता को यहाँ कोई जानता ही नहीं है। जी कल्पेश आप ही हैं? जी हाँ, क्या बात है? पूना में हमें एक लावारिस ड्रम मिला है और उस ड्रम में एक बॉडी मिली है जिसे सीमेंट में चुनकर डंप किया गया था, और वो बॉडी नासिक से मिसिंग एक औरत की है जिसका नाम कविता है। जानते हैं इसके बारे में कुछ? कविता? नहीं, मैं किसी कविता को नहीं जानता। तो फिर उस औरत की लाश आपके बंगले में कैसे पहुंची? अरे मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो लाश मेरे बंगले से कैसे निकली? उमेश सर, उस हाथ गाड़ी वाले को बुलाकर लेकर आओ। राइट सर। सर, यही था वो आदमी? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है। ध्यान से देखो, हमें पता है कि उसने चेहरे पर गमछा बांध रखा था, लेकिन कद काठी कुछ तो याद होगा तुम्हें? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है, और उस आदमी ने अपने चेहरे पे कोई गमछा नहीं लपेटा था। तो तुमने उसका चेहरा देखा था? चेहरा तो देखा था साहब। उमेश सर। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। यस सर। कविता के मर्डर को बेहद ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था। कातिल ने कोशिश की थी कि पुलिस सुरागों और सबूतों की गुत्थी में ही उलझ कर रह जाए और उस तक कभी ना पहुंच पाए। क्रिमिनल अक्सर वारदात को अंजाम देने के बाद इस खुशफहमी में रहता है कि वो पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गया है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि पुलिस की कोशिशों और वक्त के साथ साथ धूल की वो परत हट जाती है। यहां भी वही हुआ। वक्त भी बदला और पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें एक लीड मिली। इसे पहचानते हैं आप? मैंने झूठ नहीं बोला था, मुझे सच में लगा कि वो मेरी आई थी। लेकिन पलक, उस दिन तुमने ये बात बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कही थी कि वो तुम्हारी आई ही थी, जिंदा थी। मैं अपनी आई के बारे में झूठ क्यों बोलूंगी? ये तो तुम ही अच्छी तरह जानती हो कि तुम झूठ क्यों बोलोगे। क्या तुम सच में ही नहीं जानती कि तुम्हारी आई जिंदा है या मर गई? और अगर वो मर चुकी हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उनके मर्डर में शामिल हो? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ बोलो। सर, पुणे पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विजय सुथार बोल रहा हूँ। सर, ड्रम जिस लोकेशन से उठाया गया था उसका पता चल गया है। चलो। चल सर, लेकिन बता तो दीजिए मैंने किया क्या है? थाने चलकर तो खुद ही बताएगा तूने क्या किया। डालो उसे गाड़ी में। अरे बड़े सर, मेरा बात तो सुनो मत। सर, मैंने कुछ नहीं किया। कल तक तो आप लोग कह रहे थे कि कविता जिंदा है, और आज कह रहे हैं कि मैंने उसका मर्डर कर दिया। सिर्फ कह ही नहीं रहे, सबूत भी है हमारे पास। हाँ साहब, यही था वो। इसी ने ड्रम पहुंचाने टेम्पो स्टैंड बोला था। और साहब, उस दिन ये लाल रंग का कुर्ता पहन रखा था। सर ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। हाँ साहब, वही कद वही काठी और लाल कलर का कुर्ता ही पहना था। झूठ बोलेगा तो सजा ज्यादा होगी, सच बोलेगा तो फांसी की जगह उम्र कैद हो सकती है। बोल। ले जाइए। सर, कविता की शादी से पहले मेरा और कविता का अफेयर था। ये बात किसी को मालूम नहीं है। मैंने उससे ये बात छिपाई कि मैं शादीशुदा हूं। उस रात वो तुम घर पहुंच गई? हाँ। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब सुबह तक मेरा फोन ऑफ रखना, ठीक है? ठीक है। मैं कविता का मोबाइल लेकर पहले नासिक आया,
फिर सिन्नर गया और फिर कविता के मोबाइल को शिरडी ले गया। और शिरडी पहुंचकर मैंने कविता के मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद जब मैं कविता की लाश को ठिकाने लगाने के लिए इगतपुरी पहुंचा तो और ड्रम में सीमेंट इसलिए डाल दी ताकि कोई चेक करे तो लाश का पता ही ना चले। सीमेंट का घोल खत्म हो गया था, इसलिए लाश का चेहरा नहीं ढक सका। वहां से ड्रम ले जाने के लिए सबसे पहले मैंने हाथ गाड़ी वाले को बुलाया। सिर्फ क्राइम करने वाला ही गुनहगार नहीं होता मैडम, क्रिमिनल का साथ देने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है। आप ये बताइए कि पलक को उसकी आई दिखाई दी, इसके पीछे क्या राज है? पलक को गुमराह करने के लिए इन्होंने मुझे कविता जैसी ही एक साड़ी लाकर दी और वो ही साड़ी पहनकर मैं पलक के सामने से गुजरी और जाकर मैं एक ऑटो में बैठ गई और थोड़ी ही दूर जाकर मैंने वो ऑटो छोड़ दिया और मैंने दूसरा ऑटो पकड़ा और सीधे जाकर मैं इनसे मिली। क्या हासिल हुआ तुम्हें? कभी सोचा कविता के उन बच्चों के बारे में? प्यार पाने का रास्ता जुर्म कभी नहीं होता। क्या चाहती थी पलक अपनी मां के लिए? सिर्फ यही कि उसकी मां के शरीर पर उसके पिता की मार के जख्म ना हो, रोज उसकी आंखों में आंसू ना हो, परिवार के साथ रहते हुए भी एक खालीपन ना हो। पर उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि जिस पंकज को उसने अपनी मां के लिए एक शुभचिंतक समझा था, वो इंसान उसके पिता से भी ज्यादा खौफनाक वहशी दरिंदा निकला। शायद पंकज जैसे लोगों के कारण ही महिलाएं ये सोचती हैं कि घर पर जो अत्याचार हो रहा है उसे चुपचाप सहते रहो, क्योंकि बाहर की दुनिया घर से भी ज्यादा बुरी है। लेकिन जिंदगी सहने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। पर यह भी सच है कि हम अकेले नहीं जी सकते। हर इंसान को अपने खालीपन को भरने के लिए भावनात्मक रूप से एक सहारे की जरूरत होती है। योगेश ने अगर अपना पति धर्म निभाते हुए कविता की इज्जत की होती, उसे प्यार दिया होता, उसे दोस्त समझा होता, तो उसे पंकज जैसे इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ती और आज वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं, सही मायने में वो घर है ही नहीं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।